अब तक हमने कश्मीर में इस तरह के विवाद ज़्यादा सुने थे, या कहा जाए कि दूसरे राज्यों में इस तरह के विवाद ज़्यादा आते थे, लेकिन पहली बार ऐसा है कि असम और मिजोरम के बीच में जो विवाद चल रहा है वो इस कदर तूल पकड़ चुका है कि न केवल दोनों राज्यों की सुरक्षा बलों के बीच में फायरिंग हुई है, बल्कि असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है मिजोरम के द्वारा। ये भारतवर्ष के इतिहास में बहुत ही हैरान और चौंका देने वाली बातें हैं, और सामने जो आ रही हैं वो निश्चित तौर पर हमारा पूरा ध्यान नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व राज्यों की तरफ केंद्रित करता है। आखिर असम और मिजोरम के बीच विवाद क्या है? क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से मिजोरम, जो कि असम का एक हिस्सा हुआ करता था, आज पूरी तरह से असम के सामने सीना तान के खड़ा हुआ है? और क्या इन सब हरकतों के पीछे हमारा दुश्मन मुल्क चीन भी इसमें शामिल है, जो कहीं ना कहीं अपना फायदा टटोल रहा है? क्या इतिहास है और क्या कुछ इस कड़ियों के बीच में छिपा हुआ है, जानने की कोशिश करेंगे बार फिर वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक श्री के अग्निहोत्री जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर, थोड़ा इतिहास से जानना चाहेंगे, असम और मिजोरम के बीच में आखिर ये तनातनी की वजह है क्या? आशुतोष, ये तनातनी की वजह 1958 से शुरू होती है। दरअसल आज़ाद भारत के पहले भी ब्रिटिश काल में असम का हिस्सा ही मिज़ोरम हुआ करता था। तब उसका नाम लुसाई हिल्स था। तो चूँकि असम का हिस्सा था और वहाँ पर जो समस्याएं थीं, देखिए नॉर्थ ईस्ट के जितने भी प्रदेश हैं आप जानते ही हैं, सब पर्वतीय प्रदेश हैं। मिज़ोरम ख़ास तौर से वहाँ पर एक ही खेती होती है, एक ही सीज़न की खेती होती है, और उस खेती में जो पैदावार होती है उसको ही वो लोग साल भर बचा के रखते हैं और उसी से उनका भरण पोषण भी होता है। और दूसरा, वहाँ खेती जो है झूमा खेती कहलाती है, जो स्थानांतरित खेती जिसको बोलते हैं। तो झूम खेती जो है उसकी वजह से भी उनकी परेशानियाँ बहुत ज़्यादा है। दूसरा यह है कि हर 50 साल में वहाँ पर अकाल की स्थिति पैदा होती है। पहली बार तो जब अंग्रेज़ थे तब 1911-1912 के बीच में अकाल पड़ा था। उसके बाद फिर 1958 और 1960 के बीच में अकाल पड़ा। दरअसल बड़ा रोचक इसका किस्सा है आशुतोष। जब चूँकि वहाँ पर बांस के जंगल, पहाड़ी क्षेत्रों में बांस के जंगल होते हैं, मिज़ोरम में भी बांस के जंगल हैं, और बांस में हर 50 साल बाद फूल आता है, और वो फूल चूहों को बहुत प्रिय होता है। तो जब वो बांस में फूल आते हैं तो चूहों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए कि वो फूल खाते हैं, और उस फूल से चूहों की प्रजनन क्षमता बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। तो चूहे तादाद में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर वो जब फूल ख़त्म हो जाते हैं तो ये जो बढ़े हुए चूहे हैं, जो संख्या है, ये फिर उनके खेतों पर धावा बोलते हैं, उनके घरों पे धावा बोलते हैं, और जितना अनाज है सब चट कर जाते हैं। उसकी वजह से अकाल की स्थिति निर्मित होती है। तो आज़ाद भारत में 1958 और 1960 के बीच में ऐसा ही एक अकाल आया, जब बांस के जंगलों में फूल लगे, तो वहाँ खाने की बहुत स्थिति विकट हो गई। तो मिज़ोरम की जो जनता है उन्होंने आसाम सरकार से गुहार लगाई। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ही थी उस समय, तो आप जानते हैं आज़ादी के बाद सारे देश में और सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी। तो असम सरकार से गुहार लगाई कि हमारी व्यवस्था कीजिए, लेकिन असम सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया, और अकाल की स्थिति में उनकी जो मदद की जानी चाहिए थी वो असम सरकार ने नहीं की। उसके बाद एक दूसरा कारण और हुआ। ये जो अनरेस्ट इसकी वजह से था ही, क्योंकि अकाल में लोग, वहाँ मिज़ोरम के लोग मर रहे थे। तो उसी बीच में 1960 में एक विधेयक असम विधानसभा में आया, जिसमें असमी को राजभाषा बनाने का उसमें प्रावधान था, और जो नॉन असमी बोलने वाले जो लोग थे उस क्षेत्र में, जिसमें मिज़ोरम भी शामिल है, उन्होंने इसका बड़ा विरोध किया। तो वो भी उसी दौरान हुआ 1960 में। तो ये दो कारण हो गए, एक तो अकाल की स्थिति, दूसरा भाषा और संस्कृति के बचाव की बात। तब लाल डेंगा का नाम आपने सुना होगा, जो नेता थे वहाँ के मिज़ोरम के। लाल डेंगा ने मिज़ो नेशनल फेमाइन फ्रंट बनाया। फेमाइन यानी अकाल, अकाल के लिए। और उन्होंने हथियार फिर उठा लिए और चीन और पाकिस्तान से मदद मांगी कि आप हमारी मदद कीजिए। तो चीन ने न केवल पैसा, पाकिस्तान ने न केवल पैसा दिया, बल्कि गोला बारूद और
हथियार और उनको ट्रेनिंग जो देने का काम है वो चीन और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर के किया। आप भौगोलिक स्थिति देखें तो मिज़ोरम की सीमा जो है म्यांमार, जो पहले बर्मा था, उससे मिलती है, और दूसरी तरफ बांग्लादेश से मिलती है। दो जो दूसरे देश हैं उनसे मिलती है, और इधर आसाम और त्रिपुरा से मिलती है। तो जो 1960 में जो इसी प्रकार का जो सिविल अनरेस्ट वहाँ पे भुखमरी और जो भाषाई संस्कृति है उसको बचाने के लिए जो पैदा हुआ, उन्होंने हथियार उठा लिए। और ये उसी समय जो है देश जो है चीन और पाकिस्तान दोनों से लड़ रहा था, तो बहुत ज़्यादा ध्यान भारत सरकार का मिज़ोरम के इस अनरेस्ट के ऊपर नहीं गया, और वहाँ काफ़ी हथियारबंदी हुई। आपने सुना होगा, बाद में फिर ये एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई, मिज़ो नेशनल फेमाइन फ्रंट से बदल के उनका नाम मिज़ो नेशनल फ्रंट कर दिया गया, और लाल डेंगा के नेतृत्व में ही ये पूरा हथियारबंद आंदोलन चला। और फरवरी 1966 में इन्होंने आइजोल को घेर लिया, और आइजोल पे कब्ज़ा करके मार्च 1966 में उन्होंने आज़ाद मिज़ोरम का अनाउंसमेंट कर दिया, भारत से अलग करने का। पहले वो केवल असम से अलग होना चाहते थे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा कि चूँकि हमारी भाषाई संस्कृति और ये सब चीन से बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि म्यांमार और चीन और सब सीमाएं लगी हुई हैं, तो उन्होंने फिर हथियार उठा करके और जो आज़ाद मिज़ोरम की जो घोषणा कर दी, तब भारत सरकार की नींद जागी कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। तो उन्होंने वहाँ पे जो उस आंदोलन को, जो अलगाववाद वाला एक आंदोलन था, उसको कुचलने की कोशिश की। तो जो सिलचर से जो रोड जाती है, मिज़ोरम को जोड़ती है, उस पूरी रोड को उन्होंने खोद दिया। तो असम राइफल्स और असम पुलिस दोनों ही वहाँ पर नहीं जा पाए। फिर हेलीकॉप्टर के ज़रिए कोशिश की गई कि उनको काबू किया जाए, लेकिन 1968 में जाकर के फिर उसको काबू किया जा सका। इसी बीच में ये पूरे जो भी वहाँ पर असंतोष था स्थितियों को लेकर के, 1986 में फिर भारत सरकार और मिज़ो नेशनल फ्रंट के बीच में अकॉर्ड हुआ। उस अकॉर्ड के तहत उन्होंने न केवल सरेंडर किया, अपने हथियार भी सरेंडर किए, और कोशिश की कि उसको किसी तरह से भारत में एडजस्ट किया जाए। यही प्रक्रिया जो अकॉर्ड हुआ, उसके तहत 1987 में पहले 1972 में, सॉरी मैं पीछे जाऊंगा थोड़ा, 1972 में जब पूरा नॉर्थ ईस्ट का एक नया अधिनियम आया अलग अलग राज्य बनाने के लिए, पुनर्गठन के लिए, तब मिज़ोरम अकेला एक ऐसा प्रदेश था जिसको राष्ट्रपति शासन वहाँ पर घोषित किया गया, और उसको एक अलग दर्जा दिया गया। और 1986 में फिर जब अकॉर्ड हुआ मिज़ो नेशनल फ्रंट के साथ भारत सरकार का, तो 87 में उसको एक अलग राज्य का, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ओके। अब वहाँ 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा। और वहाँ पर फिर जब चुनाव हुए, तो पहले लाल डेंगा के नेतृत्व में ही पहली सरकार बनी, और उसके बाद फिर जब चुनाव होते रहे तो एक बार कांग्रेस, एक बार मिज़ो नेशनल फ्रंट, और अभी भी वहाँ मिज़ो नेशनल फ्रंट की ही जोरमथंगा मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है। देखिए, ये जो असंतोष बढ़ते बढ़ते अभी जो 26 जुलाई को हुआ, जो लेटेस्ट घटना, वह भी यही हुआ कि वहाँ कुछ बंकर्स सिलचर रोड पर मिज़ोरम की तरफ से बनाए गए, बंकर्स बनाए गए। ये नॉर्मली सर राज्य सरकार के बंकर बना सकते, क्योंकि बंकर शब्द जो है सेना और सुरक्षा बलों से जुड़ा हुआ होता है, सीमा सुरक्षा बल या सेना से, तो कोई राज्य सरकार की पुलिस इस तरह के बॉर्डर पे बंकर बना सकती? आशुतोष, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो अलगाववाद की जो चिंगारी वहाँ पर जो फूटी हुई थी 1958-1960 से, वो अभी तक चली आ रही है, और वो अपने आप को भाषाई और जो चेहरे की जो बनावट है उसके आधार पर वो अपने आप को चीन से ज़्यादा, क्योंकि मंगोलियन फेज जो जिसको कहा जाता है, उसके कारण वो चीन से अपने आप को ज़्यादा जोड़ते हैं। तो चूंकि वो जो बंकर जो बनाए गए थे, वो बंकर को हटाने के लिए जब असम की पुलिस वहाँ पहुँची, क्योंकि बिल्कुल सीमा पे ही बना हुआ था,
और असम सरकार का ये दावा है कि वो बंकर असम की सीमा में बना हुआ था। अब ये जो भी सीमा विवाद है, एक राज्य के अंदर जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके अंदर आप अपने राज्य को कोई ऐसी सीमाएं होती नहीं है जैसे कि इंटरनेशनल बॉर्डर होती है कि वहाँ फेंसिंग की गई हो या फिर दीवार खड़ी की गई हो। राज्यों में आप देखते हैं कि कहीं कोई नहीं है, एक दूसरे की पुलिस भी एक दूसरे के राज्य में जा सकती है और नागरिक भी एक दूसरे के राज्य में जा सकते हैं। लेकिन वही जो मिज़ोरम में जो अलगाववाद की जो हवा चल रही थी उसकी वजह से जब ध्यान गया तो लेकिन लेटेस्ट जो खबर है वो जो आपने सुना होगा, जो मुख्यमंत्री असम हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ एक एफआईआर कल दर्ज कर ली गई है मिज़ोरम में। तो वो जो अलगाववाद के जो स्थिति थी उसके कारण फिर ये जो अनरेस्ट हुआ और दोनों तरफ से गोलियां चली, जिसमें 5 जवान असम पुलिस के और मारे गए और करीब 21 नागरिक और पुलिस सब मिलाकर के घायल हुए। उसके बाद की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट जो अधिक चिंता का विषय है भारत के लिए कि अब वहाँ पर जो आंदोलन जो किए गए, प्रदर्शन जो किए गए, उसमें हेलो चाइना और बाय बाय इंडिया के पोस्टर्स जो हैं वो चिंता में डालने मैं वाले एक बार उनको स्क्रीन पे और फिर से दिखा देता हूँ। हालांकि पीछे लगातार आप लूप में देख रहे हैं, लेकिन स्क्रीन पे एक बार फिर से आप इसको देखिए। हेलो चाइना बाय बाय इंडिया, ये देखिए कितना महत्वपूर्ण, कितना गंभीर विषय है कि एक हमारे देश का राज्य है, कुछ दिक्कतें हैं तो हमारे देश के केंद्र सरकार से बातचीत की जा सकती है, हमारा संविधान है, लेकिन हेलो चाइना बाय बाय इंडिया। अब आप इस क्रोनोलॉजी को समझिए, और उस क्रोनोलॉजी को इसलिए भी हमें सवाल सर से आपसे समझना चाहूँगा कि सर अरुणाचल प्रदेश पे लगातार चीन अपना हक जता रहा है और अभी भी खबर आ रही है कि चीन लगातार एडवांसमेंट कर रहा है। अभी कुछ समय पहले ही बिल्कुल नज़दीक में, अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल नज़दीक में चीनी राष्ट्रपति जो है शी जिनपिंग वो पहुंचे थे वहाँ पर। ये अपने आप में पहली मर्तबा था कि जब चीन का राष्ट्रपति इतनी क्लोज जो है भारत की सीमा के पास वहाँ पर आया था। हालांकि उसको तिब्बत की सीमा बोला गया था, लेकिन माना जा रहा था कि उनकी निगाह अरुणाचल पे है। इंटेलिजेंस इनपुट लगातार वार्न कर रही है कि अगले कुछ समय में चाइना कुछ बड़ी हरकत कर सकता है अरुणाचल में, और जिस तरह से लगातार ब्रह्मपुत्र पे वो बांध बना रहा है, वो पूरा नॉर्थ ईस्ट को काटने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में इस टाइमिंग से भी हम समझना चाहेंगे कि ये जो टाइमिंग हुई है मिजोरम असम के बीच में कन्फ्लिक्ट की और अरुणाचल जस्ट जो जुड़ा हुआ है, इसको क्या हम जोड़ के देख सकते हैं? क्योंकि आपने हमें ये पोस्टर भी दिखाए, हेलो चाइना बाय बाय इंडिया। जी बिल्कुल आशुतोष, चीन की बेचैनी अब साफ इसलिए भी ज़्यादा नज़र आ रही है क्योंकि अब तक की जितनी केंद्र की कांग्रेस की सरकारें रहीं या गैर कांग्रेसी सरकारें भी रहीं, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एक तो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी जिस पर उनको ध्यान देना चाहिए था, तो वह नहीं दिया। उसके कारण नॉर्थ ईस्ट अपने आप को एक अलग थलग एरिया महसूस करने लगा भारत से। दूसरा उसका फ़ायदा जो है, क्योंकि चीन की विस्तारवादी नीति आप समझते हैं किस तरह से वो अपने आप को फैला रहा है, और जिसके अंतर्गत पहले मंगोल के ही अंतर्गत चीन था, लेकिन वो पूरा देश मंगोलिया पूरे कंट्री खा गया, अपने अंदर शामिल कर लिया। तो उसकी विस्तारवादी नीतियों की वजह से ही नॉर्थ ईस्ट में जो असंतोष जो पनप रहा था। और जब से मोदी सरकार आई है 7 सालों में नॉर्थ ईस्ट में जितना काम हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का, जो एयरपोर्ट्स बनाने का, सड़कें बनाने का, उसको शेष भारत से जोड़ने की जो कोशिशें चालू हुई, उसकी वजह से चीन की बेचैनी बढ़ गई आशुतोष। और वो कोशिश इसी बात से होने लगी कि किस तरह से यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लॉयमेंट अपने आर्मी का कर सकें। आपको पता होगा म्यांमार में अभी जो सत्ता का जो बदलाव हुआ और सेना ने वहाँ पर कब्जा कर लिया, तो सेना का जो कब्जा म्यांमार में, बर्मा में जो हुआ, वो पूरा चाइना का ही पूरा प्लान था। और सेना की जो सत्ता है वो चाइना के ही कहने पर वहाँ पर चलती है, और म्यांमार और मिज़ोरम की सीमा लगी हुई है। इसीलिए मिज़ोरम के जो लोग हैं वो चीन से अपने आप को ज़्यादा नज़दीक पा रहे हैं, या जो भी षड्यंत्र चीन ने वहाँ पर किया हो। इसलिए ये 26 जुलाई की घटना के बाद अब जो प्रदर्शन हो रहे हैं, तो उसमें जो पोस्टर्स लहराए जा रहे हैं आशुतोष, वो चिंता का विषय है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है हेलो चाइना बाय बाय इंडिया, और वो अपने आप को अलग करना चाहते हैं। इसमें गलती हमारी भी है। देखिए अभी अभी जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक आसाम ने मिज़ोरम जाने वाली जितनी सप्लाई है उसको सिलचर बॉर्डर, सिलचर का जो रोड, सिलचर मिज़ोरम को जो कनेक्ट करता है,
उस पर से अपनी पूरी सप्लाई लाइन काट दी है। जब से मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ एफआईआर हुई है, तो वहाँ पूरा सप्लाई लाइन चूँकि कटी हुई है और जितनी भी सप्लाई जा रही है वो त्रिपुरा के थ्रू जा रही है। हालांकि त्रिपुरा में भी बीजेपी की सरकार है, असम में भी बीजेपी की सरकार है। त्रिपुरा के द्वारा अब उनको जरूरी सामान की सप्लाई की जा रही है। इस तरह से यदि किसी राज्य को आप काट देंगे और उनका सप्लाई बाधित कर देंगे, आपूर्ति बाधित कर देंगे ज़रूरी सामानों की, तो स्वाभाविक है वहाँ पर अलग होने का, अपने को अलग दर्शाने का असंतोष बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये जो कार्यवाही है जिसमें सप्लाई लाइन काटी गई है, वो मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। हालांकि त्रिपुरा के थ्रू हो रही है, लेकिन फिर भी जो मैंने आपको बताया कि जी वहाँ बिल्कुल, एक ही ये तो फेडरल स्ट्रक्चर पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है। ये और समझना चाहूँगा, तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी वहाँ का दौरा किया था। हम मानते हैं कि इसमें ये बहुत ही लंबा विषय है और कहीं ना कहीं इसमें सालों की मेहनत लगती है। अगर कोई ऐसे राज्य जो बिल्कुल सीमा पर है और हमारा दुश्मन देश उस पर टकटकी निगाहें देख रहा हूँ वहाँ पर, और अलगाववाद फैलाने का पूरा मौका उसके पास, क्योंकि दूरी काफ़ी है। तो ऐसी स्थिति में लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहीं ना कहीं एक सक्षम गृह मंत्री के तौर पे जाने जाते हैं, बहुत ही तेज़ तर्रार हैं। वो बैठक करके आते हैं और बैठक करने के बाद इस तरह की झड़प सामने आती है और यहाँ तक कि असम के मुख्यमंत्री पे एफआईआर हो जाती है जो कि बीजेपी से आते हैं। कैसे देखते हैं आप? क्या अमित शाह की रणनीतियाँ फेल हो गई, या अभी भी उनके पास जो इनपुट्स आ रहे हैं वो प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, या फिर ये समस्या वाकई में इतनी विकराल हो चुकी है कि कुछ और वहाँ पर अब बड़ा हो सकता है? नहीं, मुझे लगता है अभी जो हाल की खबर है आशुतोष, आसाम ने इसलिए सप्लाई रोकी है, उनका कहना यह है कि मिज़ोरम से जो ड्रग्स हैं उनकी तस्करी आसाम में हो रही है। अब चूंकि एफआईआर हो गई है तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही है सप्लाई लाइन रोकने के लिए। तो उन्होंने आरोप लगाया है कि मिज़ोरम से ड्रग्स की सप्लाई जो है वो पाकिस्तान और उधर से होते हुआ पूरा मिज़ोरम से होते हुआ यहाँ से ड्रग की सप्लाई हो रही है। तो इसलिए मिज़ोरम से जितनी भी गाड़ियाँ सिलचर बॉर्डर से आसाम में आ रही हैं तो उनको चेक किया जा रहा है और कुछ ड्रग्स पाई भी गई हैं। वो एक विषय है सर, लेकिन अगर हम उसको जोड़ें, शाहीन बाग के दौरान एक नारा बुलंद हुआ था, शाहीन बाग में जो लोग बैठे हुए थे, कि चिकन नेक पे हमला करो। चिकन नेक आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि वो क्षेत्र जो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ता है, बहुत ही छोटा सा चूँकि एरिया है, उसके बाद क्योंकि बीच में बांग्लादेश पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो बहुत ही छोटी सी जो भूखंड है उससे हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट जुड़ा हुआ है। अगर उसको अगर अवरुद्ध कर दिया जाए तो पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो भारत के शेष भाग से पूरी तरह से अलग हो जाएगा। शाहीन बाग में इस चिकन नेक का जिक्र होता है, चाइना एडवांसमेंट करता है अरुणाचल पर, अचानक से मिजोरम और असम के बीच में इस तरह की जो है झड़प होती है कि इवन गृह मंत्री की भी सुनवाई नहीं होती है। तो क्या जो लगातार हम धारा 370 और 35 से हटने के बाद कश्मीर से जो लगातार अजम्पशन आ रहे हैं कि चीन जो है वो नॉर्थ ईस्ट पर दबाव बनाएगा भारत के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र से, और वहाँ पाकिस्तान एक बार फिर कश्मीर की तरफ बढ़ेगा, तो जो दोनों दुश्मन जो हमारे देश हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं, वो कहीं ना कहीं अलग अलग दिशाओं से एडवांसमेंट करने की कोशिश करेंगे भारत को, और ये लगातार ये आज से ही नहीं लंबे समय से खतरा बना है। तो क्या ये समझा जाए कि अब वो अपनी स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं दुश्मन देश, और कहीं ना कहीं हमारे जो अलगाववादी हमारे देश में मौजूद हैं, चाहे मिजोरम में हो चाहे असम में हो, उनको भी कहीं ना कहीं अब हरी झंडी दे दी गई कि आप करो या मरो? हाँ, देखिए, दरअसल बात यह है कि मिज़ोरम यदि आप नक्शे में देखें तो जो चिकन नेक की आप बात कर रहे हैं, चिकन नेक असम और इस तरफ का एरिया आ जाता है। लेकिन मिज़ोरम आप नक्शे में देखेंगे तो नीचे की तरफ है, बांग्लादेश और म्यांमार से जुड़ा हुआ उनका इलाका है। चिकन नेक से वो थोड़ा सा दूर है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो अभी बंगाल के इलेक्शन हुए और आसाम के जो इलेक्शन हुए, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने ज़रूर सरकार बना ली है, लेकिन जो चिकन नेक का एरिया जो लगता है बंगाल की उसमें क्षेत्र में, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और आसाम में भी जो चिकन नेक का एरिया है मिलता हुआ, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। तो उसकी वजह से ये जो अलगाववादी प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। और पहले जो धीरे धीरे जो कार्रवाई हो रही थी 1958 और 1960 की बात जो आशुतोष मैंने की, कि ये जो असंतोष भले ही अकाल से शुरू हुआ हो और भाषाई संस्कृति पर आकर के तेज हो गया हो मिज़ोरम में, लेकिन वो अब जो है जब वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, एयरपोर्ट्स बन रही हैं हमारी ओर, जो अब तक कभी नहीं हुए,
पहले जो केंद्र की सरकारें रही उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। अब उससे चीन घबराया हुआ है कि जब इनका यदि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर एरिया में नॉर्थ ईस्ट में यदि बहुत अच्छा हो गया तो फिर ये इनकी सेनाएं, इनका रसद बहुत जल्दी लड़ाई होने की स्थिति में, युद्ध होने की स्थिति में बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। पहले वो निश्चिंत था, वो अपने तरफ की सड़कें बना रहा था, अपने तरफ ब्रिजेस बना रहा था, अपनी तरफ एयरपोर्ट्स बना रहा था, सेना का डिप्लॉयमेंट भी चीन कर रहा था। तब चूँकि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं था नॉर्थ ईस्ट में, तो उसकी वजह से वो निश्चिंत था। लेकिन जब से ये कार्य शुरू हुआ है तब से उसकी बेचैनी बढ़ गई है और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा तेज़ी में कोशिश कर रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में जो अलगाववाद की जो चिंगारी है उसमें किस तरह उसको भड़काया जा सके और आग में तब्दील किया जा सके। ये बहुत चिंता का विषय है। आशुतोष, त्रिपुरा की तरफ भी बंकर्स पाए गए हैं मिज़ोरम के एरिया में, और असम की तरफ भी बंकर्स पाए गए हैं। आप उसकी जो मैंने बताया स्थिति, दो असम और त्रिपुरा से बॉर्डर लगता है, उधर म्यांमार और बांग्लादेश से बॉर्डर लगता है। तो मिज़ोरम बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है भारत के सामरिक दृष्टि से भी। तो वहाँ पर जितना ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है उतना ही चीन की बेचैनी बढ़ती जा रही है। इसलिए वहाँ के लोग जो अपनी पोस्टर की बात हो रही थी, हेलो चाइना, बाय बाय इंडिया। अब और सर वो पोस्टर वो वहाँ के लोग क्यों, हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो वही लोग हो जो फंडेड बाय चाइना हो। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ना, जब ये लाल डेंगा का जो आंदोलन मिज़ो नेशनल फेमाइन फ्रंट जो है उसका जब शुरू हुआ और जब उन्होंने हथियार अपने, पहले तो वो गोफन वगैरह से लड़ाई लड़ते थे, तीर से लड़ाई लड़ते थे, लेकिन जब उनको हथियारों की, प्रॉपर हथियारों की, आर्मर की ज़रूरत पड़ी तो मदद पाकिस्तान और चीन ने ही की। न केवल हथियारों से, गोला बारूद से मदद की, पैसों से भी मदद की। उनको स्ट्रेंथन करने में लाल डेंगा के मिज़ो नेशनल फेमाइन फ्रंट जो है उसको मदद करने का पूरा काम पाक और चीन ने ही किया। तो ये सारी भावनाएं जो किस तरह हम अपनी सीमाएं बढ़ा लें, पाकिस्तान और चीन दोनों की तरफ से है। अभी तक हमारी गुटनिरपेक्ष जो विदेश नीति थी, तो उस विदेश नीति में चूँकि अब परिवर्तन हुआ है और अब हम गुटनिरपेक्षता की उतनी ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अब हम ये नहीं कहते कि हम पहले हथियार नहीं उठा, हम पहली गोली हम नहीं चलाएंगे। अब जो भारत की नीति बदली है कि यदि आप हैं, आग भी दिखाएंगे तो हम गोली चलाएंगे। तो उससे ये सारा जो अपना दूसरे बॉर्डरिंग जो कंट्रीज़ हैं वो बेचैनी उनमें बढ़ गई है। और इस स्थिति को मुझे लगता है कि भारत सरकार बहुत जल्दी मिज़ोरम में और अरुणाचल में जो भी अलग होने की जो भावनाएं लोगों में बढ़ रही हैं, ये विकास करके ही वहाँ पर संभाला जा सकता है। और मुझे लगता है कि भारत सरकार इस पर बहुत जल्दी ध्यान देगी, बहुत जल्दी ध्यान देगी। विषय अब काफ़ी बड़ा है दोस्तों, और इसको ये समझने के लिए हमें एक और एपिसोड हम सर के साथ में करेंगे जिसमें आपको बताएंगे किस तरह से उत्तर पूर्वी राज्यों की डेमोग्राफी यानी कि जो जनता की जो किस धार्मिक आस्थाओं पर विश्वास करते हैं उसको बदला गया। और उसको बदलने के बाद देखिए क्रोनोलॉजी को समझिए। स्टेप 1, पहले जनता के अंदर जो है आप उनके विकास को रोकिए। दूसरा, उनको लालच दीजिए। जब लालच देते हैं तो तीसरा, उनका धर्म परिवर्तन कीजिए। और जब ये तीनों स्टेप में आप कामयाब हो जाते हैं तो चौथा आपका एजेंडा होता है कि अब आप हमारे में शामिल हो जाइए। क्योंकि अब आपकी ना तो अपने देश के प्रति अब आस्था बाकी रही है, ना अपने धर्म के प्रति आस्था बाकी रही है, ना अपने संविधान के प्रति आस्था बाकी रही है। तो जब तीनों जड़ों जब कमज़ोर हो जाती हैं तो उसके बाद उसे उखाड़ना बहुत आसान हो जाता है। और कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान इसी थ्योरी पे काम करे, लंबी थ्योरी है और हम समझ नहीं पाते। और हम लगातार जो हमारे ये जो एजेंडा है, जो कई मीडिया हाउसेज में भी इस तरह के जो लोग शामिल हैं जो कहीं ना कहीं सेक्युलर का नाम ले लेकर उन तथ्यों को सही तौर पे सामने नहीं आने देते हैं। आप इस बात को गौर करें कि एक पूरा का पूरा आदिवासी इलाका है, बरसों से, हजारों साल से पूरा आदिवासी इलाका है, जहाँ पर बड़े बड़े जो कहा जा सकता है कि जिसका पौराणिक इतिहास भी मिलता है, वो अचानक से दूसरे धर्म में परिवर्तित हो जाता है। और परिवर्तन के बाद वो इस देश से, भारतवर्ष से दूर हटने की कोशिश करता है। उसे संभालने के लिए जो है जब हम जाते हैं तो दुश्मन मुल्क उनको हथियार मुहैया कराता है। जैसे कि अभी अग्निहोत्री सर ने हमें समझाया कि किस तरह से बॉर्डर के जो पूरा क्षेत्र की अगर भौगोलिकता को आप समझें तो किस तरह से इस भौगोलिकता का फ़ायदा उठाया जा रहा है। और इस बात पर भी हम गौर करेंगे कि भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट के सर्जिकल स्ट्राइक से पहले एक और सर्जिकल स्ट्राइक की थी। वो सर्जिकल स्ट्राइक म्यांमार में की थी। वो म्यांमार में जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जैसे सर ने बताया, कहीं ना कहीं चाइना का इन्फ्लुएंस वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। और यही ड्रैगन को अब रास नहीं आ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है
अच्छी बात यह है कि चाइनीज जो आर्मी है उसकी क्षमताओं को हम परख चुके हैं कि वो पहाड़ों पर लड़ने के किस कदर नाकाबिल हैं, किस तरह से वो अपने मुंह की खाए थे और उसके बाद किस तरह से वो पीछे हटे थे। हम ये सब चीज़ देख चुके हैं और यही वजह है कि घबरा रहे हैं कि अगर भारतवर्ष ने वहाँ पर अपने सैन्य क्षमता बढ़ा ली तो पहाड़ों पर भारतीय जवानों से लोहा लेना आसान नहीं होगा। इसलिए चीन अपनी कुटिल चालों को यहाँ पर आजमा रहा है और भारत में अलगाववाद फैलाने की कोशिश कर रहा है। इन तमाम पहलुओं को बेनकाब करेंगे और उन लोगों को भी बेनकाब करेंगे जो रहते तुम्हारे देश में हैं लेकिन पगार विदेश से लेते हैं। देखते रहिए इंडिया फर्स्ट। नमस्कार।